हेलो डियर एस्पायरेंट्स, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं लेक्चर सीरीज ऑन इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर यूपीएससी सीएसई ऑन अर्पिता शर्मा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंटेलिजेंस सर्विसेज के बारे में और समझेंगे उनसे रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में भी। बट बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर, हियर स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू दैट अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप, India's biggest prelims-based national scholarship test is here. Now win scholarships and prizes worth rupees 15 crores. Terms and conditions apply. The test will be on 27th of March, so enroll now. ACE UPSC 2022 is also here. Top rankers stand a chance to get mentored by Kiran Bedi ma'am, IS officers and UPSC toppers. This is also on 27th of March, so enroll now. Terms and conditions apply. Unacademy Civil Services Championship, in which all of the test takers will get a certificate of participation and a chance to win exciting rewards. Terms and conditions apply. So enroll now. The test will be on 27th of March 2022. UCSC, that is the Unacademy Civil Services Championship certificate of participation, will be also given, the only certificate you need. So avail guaranteed scholarship, and the certificate is for all of the students who will participate. So देखिए, आज इस लेक्चर में बात करेंगे इंटेलिजेंस सर्विसेज के बारे में। इंटेलिजेंस सर्विसेज का जो कंसेप्ट है, ये पॉलिसी मेकर्स को बहुत मदद कर सकता है और इसने करा भी है, एंड इवन पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ विद द मोस्ट एक्यूरेट, टाइमली एंड क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन। बिकॉज जब भी हम बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस की, तो जैसे डिज़ास्टर के लिए मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ होती हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं, उसी तरीके से अगर कहीं पर भी कोई भी इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंज या एक्सटर्नल सिक्योरिटी का चैलेंज अराइज होता है, तो उसकी जो भनक है वो कहीं ना कहीं पहले ही पता चल जाती है, उसकी प्रेजेंस जो है वो पहले ही पता चल जाती है। और जैसे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर होता है, उसी तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अब सपोज़ कीजिए अगर कहीं पर टेररिस्ट अटैक्स होने की इवन चांसेस भी हैं, तो जो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है अगर किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी एजेंसी द्वारा पहुंचा दी जाती है पॉलिसी मेकर्स के पास या पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ के पास, तो उस प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ उसको ख़त्म किया जा सकता है, इवन मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ को ले डाउन करा जा सकता है, जिससे लाइव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजिक एसेट्स तीनों ही बचे रह सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं इंटरनल एजेंसीज़ की, दे ऑफन स्पेशलाइज इन द पर्टिकुलर डोमेन ऑफ सिक्योरिटी, और इस पर्टिकुलर जो डोमेन है सिक्योरिटी का, इसमें भी आता है कि थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना, जिसको थ्रेट एनालिसिस भी कहते हैं, सच एज थ्रेट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, जिसमें ज़्यादातर या तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट्स आती हैं और उससे भी ज़्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि बड़े लेवल पर काम करती हैं देशों में। थ्रेट्स टू डोमेस्टिक सिक्योरिटी एज वेल, एंड इंटेलिजेंस रिलेवेंट टू मिलिट्री अफेयर्स, क्रिमिनल एक्टिविटी और इवन फाइनेंशियल क्राइम्स। बिकॉज जब भी फाइनेंशियल क्राइम होगा उसके पीछे कोई ना कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क काम करता है, जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी आता है, या आप देख सकते हैं ब्लैक मनी एट्सेट्रा और मनी लॉन्ड्रिंग भी। तो अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के बारे में बात करें, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में बात करें, तो इंडिया के केस में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, जिसको रॉ भी कहा जाता है। आपने कई बार मूवीज़ में भी इसको देखा होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका या यूएसए की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो है CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। इजराइल के पास उसकी खुद की इंटेलिजेंस एजेंसी है बाय द नेम मोसाद। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है ISI, ये भी आप काफ़ी बार न्यूज़ में देखते हैं, जिसको इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम के पास SIS, यानी कि सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज, या फिर कई बार उसको मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6 भी बोला जाता है, यानी कि MI6। रशिया के पास उनकी खुद की इंटेलिजेंस एजेंसी है बाय द नेम GRU, विच इज़ देयर मेन इंटेलिजेंस एजेंसी। एंड चाइना के पास है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, जिसको MSS भी कहा जाता है। अभी की कर बात करते हैं डिफरेंट इंटेलिजेंट एजेंसीज़ के बारे में, इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB। देखिए, इंडियाज़ इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ अ रेप्यूटेड एंड एस्टैब्लिश्ड इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है अथॉरिटेटिवली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो डायरेक्टर होते हैं IB के, यानी कि DIB,
is a member of the Joint Intelligence Committee and is the Chief of the Intelligence Bureau. So IB को कई बार कंसिडर किया जाता है एज द इंटरनल न्यूज एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, और इसीलिए इसके अंदर काउंटर इंटेलिजेंस टेररिज्म भी आता है, यानी कि अगर कहीं पर भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं और अगर क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है तो उसको आइडेंटिफाई करना, वेरीफाई करना, ये सारी जो बातें हैं ये आईबी के द्वारा की जाती हैं. इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑल्सो क्लोजली मॉनिटर्स डेवलपमेंट्स रिलेटिंग टू पार्लियामेंट्री अंडरटेकिंग्स, और वो फिर वापस से कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के पास इसको रिपोर्ट बैक भी करते हैं. द स्पेशल इंक्वायरी एंड सर्वेलेंस यूनिट, जिसको कि SES कहा जाता है, ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो हैंडल मोस्ट ऑफ दिस वर्क, एंड द करंट डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो एज पर नाउ, जब मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फ्रॉम 26 जून 2019 से लेकर अभी तक मिस्टर अरविंद कुमार रहे हैं, अभी तक जो करंट डायरेक्टर हैं. अब बात करते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की, रॉ के बारे में. देखिए पहले जो रॉ था, इट यूज टू अपॉइंट पीपल ओनली फ्रॉम द इंटेलिजेंस ब्यूरो IB या फिर इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन मिलिट्री और रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स. बट 1968 के बाद से जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है यानी कि IB है, इट इज़ मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटेलिजेंस. इसलिए एक प्रॉपर अदर डिपार्टमेंट की ज़रूरत थी जब हम देखते हैं कि एक डेडिकेटेड रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की फॉर्मेशन होती है टू कीप एन आई ऑन द एक्शंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान इन चाइना स्पेसिफिकली, बिकॉज इंडिया की जो पॉलिटिकल जो पोजिशनिंग है वो काफ़ी हॉस्टाइल कंट्रीज से सराउंडेड है, जिसमें दो नाम सबसे बड़े आते हैं, पाकिस्तान और उसके बाद दूसरा PRC यानी कि चाइना. द चीफ ऑफ द रॉ इज एंटाइटल्ड एज सेक्रेटरी रिसर्च इन द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, एंड इट्स ओनली आंसरेबल टू द प्राइम मिनिस्टर एंड जॉइंट इंटेलिजेंस कमिटी. यही सबसे बड़ा कारण है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बारे में हम ज़्यादा देखेंगे भी नहीं ओवर द इंटरनेट. प्लस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट RTI से भी बाहर रखा जाता है. इट इज़ ऑल्सो नॉट लायबल टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन एनी इशूज़, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ काम करता है. जितने भी दूसरे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है, कौन सी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर, या इवन इफ सेंट्रल या स्टेट लेवल पर जो पॉलिटिकल और मिलिट्री डेवलपमेंट हैं फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक लेवल और बड़े लेवल पर भी, उन सभी की मॉनिटरिंग रॉ के द्वारा की जाती है, विच हैव अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी एंड इन द जेनेसिस ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी. बेसिकली काफ़ी स्टूडेंट्स को ये लग सकता है कि फॉरेन पॉलिसी की जो फॉर्मुलेशन है वो पीस और हारमनी के प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड रहती है. ऐसा नहीं है. इनफैक्ट बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जैसे अगर मान लीजिए चाइना में जो पॉलिटिकल कंडीशन है अभी इस टाइम, या फिर जो मिलिट्री डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में हो रहे हैं, जो पाकिस्तान में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर भी अगर कहीं पर चुनाव हो रहे हैं, या स्टेट लेवल पर, या इनफैक्ट सेंट्रल लेवल पर, ऐसी काफ़ी जो स्मॉल लिटिल इंसिडेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं इन दी इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी एंड ऑल्सो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी का स्टैंस रहेगा उस पर भी. और उस पर सबसे ज़्यादा तेज़ और तीव्र जो नज़र रहती है वो रॉ की रहती है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की रहती है. Currently, Mr. Samant Goel is the RAW's current chief, and the head of RAW is designated as the designated secretary in the cabinet secretariat and is under the direct command of the prime minister and reports on an administrative basis to the cabinet secretary who reports to the prime minister. सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको याद रखना है वो ये है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, बिकॉज इसका काफ़ी सीक्रेसी है, कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ काम होता है, तो इसका आप ज़्यादा इंटरनेट पर भी ऑनलाइन प्रेजेंस देखेंगे नहीं. प्लस ये RTI से भी बाहर है. अब अगर हम इशू को समझें कि क्या ज़्यादातर इंटेलिजेंस एजेंसी जो इंडिया में हैं, अगर हम रॉ के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो क्या इश्यूज़ आते हैं. देखिए सबसे पहला इशू आता है कि ट्रांसपेरेंसी कम है. मैं आपको पहले भी एथिक्स के भी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसपेरेंसी का जो पार्ट है, अगर ट्रांसपेरेंसी को ज़्यादा कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है, जो नेशनल इंटरेस्ट को जेपरडाइज कर सकता है अगर बाहर एक्सपोज किया जाए, ऐसे केस में ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत बड़ा आप देखेंगे क्रिटिक आता है कि ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है. लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी कर दी जाएगी तो उस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से यूज़ किया जा सकता है. एक और बड़ा कारण ये भी है कि जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है इंडिया की, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वहाँ पर अक्सर एक क्वेश्चन उठता है पॉलिटिसाइजेशन, विच हैज़ ऑल्सो इम्पैक्टेड रॉज अकाउंटेबिलिटी.
ये जो पॉलिटिसाइजेशन की बात है, ये आप इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर और भी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, चाहे वो मिलिट्री के ऊपर बढ़ता हो पॉलिटिसाइजेशन हो या फिर डिफरेंट कंटेक्स्ट में, जिसको काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, काफ़ी इसको सही भी मानते हैं, अलग अलग तरीके की ओपिनियंस हैं। बट एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू रहता है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में, नॉट जस्ट इन इंडिया बट और देशों में भी, वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी काफ़ी कम है। अगर हम बात करते हैं व्हाट आर दी सम ऑफ द सक्सेसफुल ऑपरेशंस ऑफ रॉ, तो देखिए ज़्यादातर जो ऑपरेशंस हैं रॉ के, काफ़ी उनमें से बहुत बड़े लेवल पर कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं, और आधे से ज़्यादा ऐसे ऑपरेशंस हैं, इनफैक्ट 80-90% जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है और जिसको इनफैक्ट मीडिया में भी नहीं बताया जाता। कुछ जो ऐसे सक्सेसफुल ऑपरेशंस हैं जो कि अंडर मीडिया तक पहुंचे हैं और जिनके बारे में नॉर्मल जनता को पता है, या जिस रिसर्च पेपर्स में या फिर जो टेक्स्ट बुक्स हैं वहाँ तक इन्फॉर्मेशन जाती है, उसमें सबसे पहला आता है कि द मिलिट्री ट्रेनिंग टू तिब्बतन एक्साइल्स, डिलीवरी ऑफ विक्ट्री इन द बांग्लादेश वॉर ऑफ 1971, फॉर्मेडेबल प्रेजेंस का होना बनाना अफगानिस्तान में, इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ को और एडवांस करना, एंड श्रीलंका के अंदर जो तमिल रेबल्स के साथ जो रोल था, इनिशियल सपोर्ट ऑफ एंड सब्सिक्वेंट वॉर विद तमिल रेबल्स इन श्रीलंका इज ऑल्सो सम ऑफ द पार्ट। बट मेजॉरिटी में जो कोविड ऑपरेशंस हैं उनके बारे में जानकारी इनफैक्ट मीडिया को भी नहीं दी जाती है, और काफ़ी बड़े लेवल पर इनफैक्ट गवर्नमेंट में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज हैं वहाँ तक भी इंफॉर्मेशन नहीं जाती है, बिकॉज रॉ के पास जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेसी के साथ काम करती है, नहीं तो जो नेशनल इंटरेस्ट है उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। अब अगर हम बात करते हैं कि इश्यूज़ क्या क्या हैं एजेंसी के साथ, तो देखिए अनलाइक अदर डेमोक्रेसीज इंडिया हैज़ बीन शाय टू डीक्लासिफाई इंटेलिजेंस फाइल्स और इवन ऑथराइज एन ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ द रॉ। अब इसके काफ़ी सारे कारण हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि अब उनको डीक्लासिफाई कर देना चाहिए इंटेलिजेंस फाइल्स को, जो पुरानी हो चुकी हैं, अब जो हिस्ट्री का पार्ट है। बट इंडिया के कंटेक्स्ट को भी आपको समझना होगा, सरकार का भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि अगर हमने इसी इन्फॉर्मेशन को डीक्लासीफाई कर दिया तो इसको गलत तरीके से प्रेजेंट टाइम में भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे काफ़ी ऐसे कोवर्ट ऑपरेशंस जो 60s में या 70s में हुए रॉ के द्वारा, उनकी इन्फॉर्मेशन अब इंडिया को डीक्लासीफाई नहीं करनी चाहिए, ये गवर्नमेंट का स्टैंड पॉइंट है। लेकिन ये एक इशू भी बन जाता है बिकॉज ट्रांसपेरेंसी कम है। इट इज़ ऑल्सो लैकिंग पार्लियामेंट्री ओवरसाइट एंड रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, जिसकी वजह से काफ़ी पॉलिटिकल साइंटिस्ट द्वारा और डिफेंस एनालिस्ट द्वारा ये भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं फिर ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के डायरेक्ट रिपोर्टिंग में आता है, तो एक डेमोक्रेटिक जो फीचर है वो कम होने लग जाता है। There is also no systematic way to assess how RAW ensures accountability, efficiency and effectiveness, because अगर हम पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं, पुलिसिंग सिस्टम को ठीक करने की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना है, एफिशिएंसी को बढ़ाना है, इफेक्टिवनेस को बढ़ाना है, तो वहाँ पर हम मैकेनिज्म को सेटअप कर सकते हैं बिकॉज वी हैव सर्टेन डेटा। लेकिन रॉ के केस में ये कोई सिस्टमेटिक वे भी नहीं है और डेटा भी बाहर नहीं आता है और ट्रांसपेरेंसी नहीं है। द इंटेक इज़ मोस्टली फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स, और इसलिए काफ़ी बार एक ऐसा इशू रेज होता है कि जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इनकन्सिस्टेंट हैं, कहाँ से किसको रिक्रूट किया गया है वो एक काफ़ी ग्रे जोन में रहता है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं विद द एजेंसी। अब बात करते हैं कि पॉलिटिसाइजेशन की जो प्रॉब्लम अराइज होती है, हाउ डज इट अफेक्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज और पर्टिकुलरली रॉ। देखिए काफ़ी कम ही ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने असल में इस बात को समझा है कि नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी और ऑफेंसिव कॉवर्ट कैपेबिलिटीज़ यानी कि ऑपरेशंस को असली तरीके से ग्राउंड रियलिटी पर अंजाम देना, ये दो चीज़ें बहुत आपस में एक साथ काम करती हैं। बिकॉज ऐसे लीडर्स काफ़ी कम रहे हैं। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द डे जो लीडर्स भी हैं वो भी ह्यूमन इंडिविजुअल्स ही हैं। तो कहीं ना कहीं जो इम्परफेक्शन है बड़े लेवल पर इंडिया के केस में वो नेगेटिव साइड जा सकता है। So due to this, offensive operations are only a small element of the role of intelligence agency in foreign policy, and it is thus reducing RAW's effectiveness, and instead of a professional intelligence arm meant to assess and shape India's strategic environment, अब जो काम है वो प्रॉपर किया नहीं जा रहा। The pinnacle of the political leadership in many instances has misused RAW, and this creates public mistrust over the agency. इसलिए आप काफ़ी बार इस बात को भी देखते हैं जो कि जो दूसरी ऑपोजिशन में है पार्टीज़ या स्टेट में दूसरी अगर कोई पार्टी है और सेंटर में अगर कोई और पार्टी है, तो अगर सेंटर द्वारा रॉ कोई ऑपरेशन करती है, कोवर्ट ऑपरेशन जो कि मीडिया तक पहुंच जाता है, मेजॉरिटी में ऐसा नहीं होता,
ऐसे केस में काफ़ी नॉट जस्ट रॉ या इंटेलिजेंस एजेंसी बट जो और भी अदर एजेंसीज़ हैं उनके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन किया जाता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये तो डायरेक्टली पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर हैं, जिनके पास ज़्यादा इतनी समझ नहीं है कि किस तरीके से काम करना है। अब ये जो आरोप है या प्रत्यारोप है ये लगता ही रहता है। एक और जो इशू पॉलिटिसाइजेशन में आता है इज़ दैट इफ़ एम्बिशियस प्राइम मिनिस्टर कुड मिसयूज रॉ इन द पास्ट, देयर इज़ नो गारंटी कि वो आगे नहीं होगा। बिकॉज हमें ये जो फैक्टर है जो लिबरलाइजेशन से थोड़ा सा ज़्यादा आता है, जो लिबरल फिलॉसफी है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में, कि ये इंडिविजुअल सेंट्रिक इंडिविजुअलिज्म की जब बात की जाती है तो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या फिर देश में कोई भी व्यक्ति हो, इंडिविजुअल और जो ह्यूमन साइकी है वो एक लेवल के बाद एम्बिशियस होती है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है और उस पर आपका कोई पर्टिकुलर रोल नहीं रहता जब तक आप उस ऐसे सिस्टम्स को डिवाइस ना कर दें। तो प्राइम मिनिस्टर भी एट द एंड ऑफ द डे अगर पहले एम्बिशियस आ चुके हैं, जिन्होंने रॉ या इस तरीके की जो एजेंसीज हैं जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर या बहुत ही ज़्यादा कम लोगों के अंडर काम करते हैं या उनसे कनेक्टेड हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो ये आगे भी हो सकता है। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ है कि ये आगे नहीं होगा? तो इस तरीके के कुछ पॉलिटिसाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज अराइज होते हैं। मेजॉरिटी में जो इश्यूज हैं ये मोर देन इशूज़ दे आर मोर ऑफ द पार्ट ऑफ द क्रिटिसिज्म, जो कि अक्सर होता है कि डेमोक्रेसी किस लेवल तक होनी चाहिए और सरकार का जो रोल है, जो स्टेट का रोल है, वो कितना होना चाहिए। अब बात करते हैं इस इशू को या इस तरीके के जो इश्यूज़ अराइज होते हैं इनको एड्रेस कैसे किया जा सकता है। बिकॉज इश्यूज़ को सबसे पहले पता लगाना इंपॉर्टेंट है और उसके बाद एड्रेस करना उससे भी ज़्यादा। देखिए, parliamentary accountability of India's agency is the only way towards attracting top quality recruits, and many activists want classified files to become the subject of public scrutiny. Declassifying historical documents, especially जो 60s या 70s के हैं, for public consumption and accepting parliamentary oversight is critical to ensure कि जो proper functioning हुई है एजेंसी की अभी तक वो ऑप्टिमाइज्ड है, उसमें किसी तरीके की गलतियाँ तो नहीं हैं। और इससे काफ़ी बड़े लेवल पर पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी की वजह से होगा ये कि ये जो जितनी भी एजेंसीज हैं दे विल गेट प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग अ टूल ऑफ अब्यूज बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप। अब हम बात करते हैं सीबीआई के बारे में। देखिए, सीबीआई जो है वो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटिव पुलिस एजेंसी है इन इंडिया। आप सीबीआई के मतलब बिल्कुल ही सिमिलर तौर पर, नॉट एग्जैक्टली सेम बट सिमिलर तौर पर आप एफबीआई को देखते हैं अमेरिका में। सीबीआई को इस्टेब्लिश 1941 में किया गया था एज दी स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, जिनके पास सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी उस समय वो डोमेस्टिक सिक्योरिटी की थी। नाउअडेज जब हम 2022 में बात करते हैं, इट इज़ एन एलीट फोर्स विच प्लेज एन इंडिस्पेंसिबल रोल इन पब्लिक लाइफ एंड गारंटिंग द हेल्थ ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। सीबीआई डायरेक्टली फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज एज द नोडल पुलिस एजेंसी इन इंडिया दैट कोऑर्डिनेट्स इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द इंटरपोल मेंबर कंट्रीज। अब देखिए, काफ़ी सारे क्रिमिनल इंटेलिजेंस एरियाज़ हैं और ऑपरेशंस हैं जहाँ पर जो सीबीआई जिसको कंप्लीट करता है, जिसमें इकोनॉमिक क्राइम्स आ सकता है, स्पेशल क्राइम्स आ सकता है और एंटी करप्शन भी। CBI can also, not in every case but majorly वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं the cases that are fundamentally against central government employees और concerning undertakings of the central government। इसलिए आप देखेंगे कई बार जब भी न्यूज़पेपर में किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ कोई केस आता है तो सबसे पहले CBI इन्वेस्टिगेशन की मांग आती है। The cases in which the monetary interests of the central government are included, the instances of deception, fraud, cheating, pilferages, misappropriation relating to companies in which huge funds are included, and comparable different situations when carried out by organized gangs जिसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट्स होती हैं या एक्सपर्ट लॉ ब्रेकर जो कि लूपहोल समझ चुके हैं, हैविंग रैमिफिकेशन इन फ्यू स्टेट, वहाँ पर भी CBI इंस्पेक्शन करता है। The cases having interstate and international consequences and including a few official agency, वहाँ पर भी CBI इंस्पेक्ट करता है। and the cases relating to the ruptures of central laws with the enforcement of which the government of India is mainly concerned, वहाँ पर भी CBI इंस्पेक्ट करेगा। अब CBI का बेसिकली रोल ज़्यादा देखेंगे जहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स या सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ी रहती है, वहाँ पर केसेस में इंस्पेक्शन CBI द्वारा ही किया जाता है। देन वी हैव NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। जो ये एजेंसी है, इट वॉज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, 2008 में इसको बनाया गया।
जब मुंबई टेरर अटैक्स आए थे, विद द प्रोविजन फॉर टेकिंग पर्टिकुलर केसेस अंडर पर्टिकुलर एक्ट्स फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन. It may be believed to strive with the duty that is solely to the states. However, जो agency है, it cannot be definitely said that the agency is unconstitutional because ये act के द्वारा बनी हुई है. So it was not an agency to deal with offences under all the laws, but some. अब देखिए जो एजेंसी है ना, ये वो कुछ ही टोटल 8 लॉज हैं जिसके अंडर वो काम करती है. यानी कि अगर इस तरीके से कोई भी केसेस आते हैं तो उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एनआईए द्वारा किया जाएगा, जिसमें एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 से रिलेटेड अगर कोई केस है, एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982 से रिलेटेड है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA 1967, द सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट 1982, SAARC Convention on Suppression of Terrorism Act 1993, the Suppression of Unlawful Acts Against Safety of Maritime Navigation and Fixed Platforms on Continental Shelf Act 2002, Weapons of Mass Destruction and Delivery System जो कि है Prohibition of Unlawful Activities Act 2005, and offences under Chapter 6 of the IPC, Section 489A to 489E, both inclusive of the IPC. तो देखिए अगर ये जो टोटल 8 लॉज हैं, जो स्टैट्यूट्स हैं या जो लॉज हैं, अगर इनमें से कोई भी केस डील करता है डायरेक्ट बेसिस पर तो एनआईए उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है. उसके बाद आता है नेट ग्रिड, जिसको कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड भी कहा जाता है. इट वॉज प्रपोज्ड इन द रेपरकशन ऑफ द टेररिस्ट अटैक ऑन मुंबई 2008 वाले जो हुए थे. एंड इट इज़ द इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क कनेक्टिंग द डेटा बेसिस ऑफ द सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसीलिए नेट ग्रिड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 2022 में, जब साइबर अटैक्स काफ़ी बढ़ रहे हैं. तो जितना भी डेटाबेस है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है सेंट्रल एजेंसीज की, जो डेटा है, चाहे वो रॉ है, आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सीबीआई है, उन सभी का डेटा एक लेवल पर एक्सेस किया जा सकता है ओवर दी नेट ग्रिड. सो द ऑफिस ऑफ नेट ग्रिड इज अटैच्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. एंड स्टार्टिंग में काफ़ी बार अपोजिशन फेस करा गया था नेट ग्रिड द्वारा ऑन चार्जेस ऑफ पॉसिबल इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेसी एंड स्पिलेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंडिविजुअल डेटा. अगर हम 2019 के करीब की बात करते हैं तो फ्रॉम दैट नेट ग्रिड इज़ हेडेड बाय एन IPS ऑफिसर बाय द नेम मिस्टर आशीष गुप्ता. देखिए जो डेटा है ये बदलता रहता है, तो आप इसको करंट अफेयर से चेक कर सकते हैं. बट ये जो डेटा एज व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस, ये डेटा ये है. एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन 5th of February 2020 announced in Parliament that project NatGrid with all of its required physical infrastructure to be completed by the end of March 2020. काफ़ी सारे डेटा रिकवरी सेंटर्स भी नेटग्रिड के कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है और कंस्ट्रक्ट भी किया गया है बेंगलुरु में. इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है. अब बात करते हैं NCRB की. NCRB की रिपोर्ट्स आपको काफ़ी बार एडिटोरियल्स में देखने को मिलेंगी, जहाँ पर काफ़ी पॉलिटिकल एनालिस्ट या साइंटिस्ट जो हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, डिफेंस एनालिस्ट, वो NCRB की रिपोर्ट्स को साइट करते हैं. तो NCRB इज़ टू एम्पावर इंडियन पुलिस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू अलाउ देम टू एफिशिएंटली इन्फोर्स द लॉ एंड पर्क अप पब्लिक सर्विस डिलीवरी. जितना भी क्राइम का डेटा होता है, कलेक्ट करना, डाइसेक्ट करना, उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना, ये सारा पार्ट अंडर द IPC NCRB द्वारा किया जाता है. उसके बाद आता है NCB. हाल ही के 1-2 सालों में 2019 और 20 के बाद से स्पेशली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नाम काफ़ी न्यूज़ में रहा है, चर्चा में रहा है. NCB और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इज़ द सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी, चीफ लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया, जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग से डायरेक्टली फ्रंट लाइन पर लड़ाई करते हैं. लड़ाई से मेरा मतलब है जितने भी कोई केसेस होते हैं उनको मॉनिटर करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं. कोई भी अगर इलीगल सब्सटेंसेज या अनलॉफुल सब्सटेंसेज की मिसहैंडलिंग हुई, ड्रग ट्रैफिकिंग हुआ, ड्रग ट्रैफिकिंग के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले चैनल्स जो नेक्सस की तरीके से काम करते हैं, इंटर स्टेट हो या मान लीजिए गोल्डन ट्रायंगल के पास से, यानी कि दूसरे देशों से इंडिया में, या फिर इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में जितने भी नेटवर्क या नेक्सस है, उन सभी को इन्वेस्टिगेट करना और हटाना, एबॉलिश करना, उस ट्रैफिकिंग को एक तरीके से समझ पाना, उस ट्रैफिकिंग के मैकेनिज्म को, और फिर उसको नष्ट करने का जो सारा काम है वो NCB के द्वारा होता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा होता है. एज इंडिकेटेड इन आर्टिकल 47 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट गाइड्स द स्टेट टू एंडेवर टू ब्रिंग आउट द एक्सक्लूजन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, जो कि किसी भी व्यक्ति की वेलबींग के लिए हार्मफुल है. देखिए जो डायरेक्टर जनरल होते हैं NCB के इज़ एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन पुलिस सर्विस,
और समटाइम्स द इंडियन रेवेन्यू सर्विस। अगर बात करें हेडक्वार्टर की तो एनसीबी का हेडक्वार्टर भी दिल्ली में ही है। अब बात करते हैं डीआरआई यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के बारे में। DRI is an Indian intelligence agency, the Central Board of Excise and Customs in the Ministry of Finance Department of Revenue। जितना भी प्रोहिबिशन होता है, स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स हो गया, गोल्ड, डायमंड्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, फॉरेन करेंसी, काउंटरफिट इंडियन करेंसी, इन सभी का प्रोहिबिशन के इन्फोर्समेंट के लिए DRI का यूज़ किया जाता है। देन वी हैव BPRND यानी कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन को 1970 में सबसे पहली बार सेटअप किया गया टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट्स एंड इश्यूज ऑफ पुलिस इन द नेशन, जिससे प्रॉपर रिसर्च एक्टिविटीज़ को बनाया जा सके। और अगर 1970s की हम बात करें तो काफ़ी स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेजेस देखने को मिल रही थी पुलिसिंग स्ट्रक्चर में, तभी 1970 में BPRND को इस्टेब्लिश किया जाता है। It was also ordered to stay informed concerning the most recent advancement in the field of science and technology। BPRND में आप देखेंगे कि काफ़ी ये ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कराते हैं फॉर प्रिजन ऑफिसर्स या जो जेलर्स जिनको कहा जाता है सिंपल भाषा में, ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स जैसे क्रिमिनल साइकोलॉजी या फिर ह्यूमन राइट्स कैसे होते हैं, प्रिजन मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एट्सेट्रा। So this was all for today as far as intelligence agencies issues concerned was done. So like the video and subscribe the channel. In case if you have any doubt, you can comment down below. Unacademy, let's crack it.